बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं मेरे पास जिन पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, जीएचक्यू ने से एक बड़ी इतला आई है और 6 से 8 हफ्ते में एक अहम फैसला होने जा रहा है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और ख़ुसूसी तौर पर जो इस वक्त एक बोन ऑफ कंटेंशन और टग ऑफ वॉर हमें नज़र आ रही है सियासी जमातों के दरमियान, इसका ड्रॉप सीन कैसे होगा। मंगल और बुध को राय साहब क्या होने वाला है, क्या सियासी सरगर्मियां होंगी, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और फिर जीएचक्यू से जुड़ी हुई दो अहम खबरें और दो अहम फैसले जो हैं वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि लाहौर में इमरान खान ने एक इंतहाई अहम दिन गुजारा। पंजाब हुकूमत की फॉर्मेशन, आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फैसले करेगी, इसके हवाले से और क्या ऐलान किया खान साहब ने अपनी पंजाब की क़यादत, पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी तहरीक इंसाफ की के लोग मौजूद हैं उन्हें क्या पैगाम भेजा गया। राय साहब, इलेक्शन के हवाले से इमरान खान ने तारीख दे दी है और वो ये कहते हैं कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर जो इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। अब इस हवाले से बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं, मैं वन बाय वन आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो चीदा चीदा निकात हैं, एक तो खान साहब ने पंजाब के अंदर जो 25 मई की जो सूरत हाल थी उसका भी ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है कि हम ज़रूर इसको रिविजिट करेंगे और जो जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया उनका भी मुहासरा जो है वो किया जाएगा। फिर जो 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 तंजीम साजी की खान साहब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ताल्लुक था वोटर के साथ और फिर तंजीम साजी, ये इंतहाई एक अहम डेवलपमेंट हुई है जो उन्होंने की। लेकिन सबसे बड़ी बात इलेक्शन की तारीख। राय साहब, अब सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं चाहूंगा कि वन बाय वन हम इस पर बात करें। आर्मी चीफ की तैनाती पहले होगी, बाद में होगी, एक्सटेंशन होगी, तो इसके सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, निगरान हुकूमत कैसी आएगी और फिर इस आर्मी चीफ की दौड़ में कौन कौन शामिल है। और खान साहब ये कहते हैं कि मैंडेट चाहिए, पाकिस्तान की मईशत के फैसले अवामी मैंडेट से किए जाएं, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी अवामी मैंडेट से आगे बढ़ाई जाए। और अब ये जो मईशत और उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ की तैनाती जो है, इससे भी मैंडेट मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। अब ये ऐसा लगता है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की तमाम ताकतों को चेकमेट कर दिया है, हल किसी के पास कोई नहीं है, कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, तमाम कार्ड्स इमरान खान के पास है। राजा साहब, तमाम ताकतें मरहून मिन्नत होंगी, तमाम ताकतें अब इमरान खान की तरफ देकर अपनी पॉलिसी को मुरतब करेंगे। और अगर ये कहें कि खान साहब इनसे एक कदम, दो कदम, तीन कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे अपनी सियासत जो है वो लेकर चले गए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, फर्स्ट क्वेश्चन राय साहब फॉर यू कि 6 से 8 हफ्ते वाइब्स कहाँ से आई हैं? खान साहब को क्या इशारे मिले हैं कि जनाब उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इंतखाबी शेड्यूल के 6 से 8 हफ्ते और फिर आप जाएं और तैयारियां करें, मुहर्रम के बाद एक जलसों का भी प्लान कर लिया गया है। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, जो आपने आर्मी चीफ की तकर्री की बात की, उसके साथ 6 से 8 हफ्तों की ये जो डेट है और इससे पहले जो जीएचक्यू से वाइब्स आ रही थी कि अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं, जिसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे कि जीएचक्यू एक सॉफ्ट इंटरवेंशन का इरादा रखता है, एक नरम मदाखलत का इरादा रखता है। अब ये पूरा मामला असल में नए आर्मी चीफ की तकर्री या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुमकिना एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है। वो इसलिए हाशमी साहब कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है, दूसरी मुद्दत मुलाजमत, यानी उनका जो एक्सटेंडेड टेन्योर है, ये 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रहा है। अब कुछ इतलात ऐसी हैं और कुछ हल्के ऐसे हैं इस्लामाबाद में, वो ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और एक्सटेंशन दी जा सकती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच ये है कि अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और एक्सटेंशन दी भी जाती है तो ये एक्सटेंशन 3 साल की नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब आर्मी चीफ की रीअपॉइंटमेंट का केस टेकअप हुआ था, जो इमरान खान साहब के दौर में हुआ था और जस्टिस खोसा उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने हदायत की थी कि पार्लियामेंट से
कानून साजी की जाए आर्मी चीफ की तकर्री पर भी कि वो कितनी उसकी मियाद होगी, और फिर रीअपॉइंटमेंट जिसको कहा गया था, यानी एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन नहीं हो रही बल्कि इनको रीअपॉइंट किया जा रहा है 3 साल के लिए। तो रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन के कुछ कानून बनाए गए थे नए पार्लियामेंट से, और उसके तहत किसी भी आर्मी चीफ की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 64 साल मुकर्रर की गई थी। तो इस पूरी सिचुएशन में जो पार्लियामेंट से आखिरी कानून साजी हुई उसके मुताबिक अगर जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन दी भी जाती है तो ये ज्यादा से ज्यादा 1.25 साल की एक्सटेंशन हो सकती है। लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो जो कवानीन ये कहते हैं कि किसी भी आर्मी चीफ की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 64 साल हो सकती है, उन कवानीन में तरमीम भी की जा सकती है पार्लियामेंट से अगर जनरल बाजवा को यह एक्सटेंशन देना मकसूद हुआ। कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि 1 साल की एक्सटेंशन जनरल बाजवा को दी जा सकती है, अगरचे DGISPR इस पर पहले वाजे कर चुके हैं कि जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन लेने में दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसको राज साहब, ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, इसलिए कि ये अब एक्सटेंशन और उनकी पोजीशन बड़ी वाजे है। ISPR की तरफ आपने इशारा किया, लेकिन सियासी ये जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था ना कि खान साहब ने तमाम ताकतों को चेकमेट कर दिया, सियासी असरात क्या होंगे? एक्सटेंशन दे दी गई तो फिर लोग तो कहेंगे ना, अभी तो पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है, न्यूट्रल रहे, पाकिस्तान की सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये जो बातें कही जाती हैं। जब आपने एक्सटेंशन दे दी तो फिर किसकी मर्जी से होगा? और फिर तासुर ये नहीं आएगा कि इसका एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश की गई, उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने की जिसके ऊपर खान साहब का पूरा बयानिया जो है वो अवाम के सामने, और अवाम तो कबूल नहीं करेगी इस एक्सटेंशन को। देखें, ये 6 से 8 हफ्ते की जो बात की गई है ये इस वजह से भी की गई है कि कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है। लेकिन हाशमी साहब, जो नए आर्मी चीफ की तकर्री के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने अल्फाज बोले थे वो बहुत अहम थे, क्योंकि खान साहब ने ये कहा कि मैं ये जो सीनियर लॉट है यानी जो जनरल्स हैं इनको मैं कोई खास नहीं जानता और मेरी आर्मी चीफ की तकर्री में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है, यानी कोई भी आर्मी चीफ बन जाए ये मेरा इसमें किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट मियां नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, आसिफ अली जरदारी वगैरह का हो सकता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये होता है कि एक ऐसा आर्मी चीफ आए जो हमारे सियासी मकासद को सर्व करे, और अगर वो हमारे सियासी मकासद को सर्व करेगा तो हम ये एक तरह से तासुर देंगे कि हमने इसके ऊपर एक एहसान किया था। यानी हमेशा से ये चाहते हैं कि कोई भी आर्मी चीफ आए तो वो हमारे सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन हाशमी साहब, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अगर ये टाइम पे रिटायरमेंट हो जाती है जैसे कि DGISPR ने कहा था, तो फिर पीछे भी एक सीनियरिटी लिस्ट मौजूद है, क्योंकि जो GHQ से फाइल आती है वजारत दिफा में, अगरचे वजारत दिफा का जो एक रोल है वो सेरिमोनियल होता है, तो ये अमूमन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 5 जो आपके सबसे सीनियर जनरल्स हैं उनके मुतल्लिक एक फाइल GHQ से आती है, और जो आपका आउटगोइंग आर्मी चीफ होता है वो हर जनरल के मुतल्लिक अपने रिमार्क्स भी लिखता है। और यह भी जरूरी नहीं कि इन्हीं 5 सबसे सीनियर जनरल में से किसी को आर्मी चीफ बनाया जाए और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर किया जाए। ये लिस्ट फिर 7 तक भी जा सकती है, 8 तक भी जा सकती है। अब इसमें हाशमी साहब एक बात और ज्यादा अहम यह है कि जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा हुआ है कि आर्मी के अंदर जनरल फैज हमीद से ज्यादा काम किसी और जनरल को करते नहीं देखा। जाहिर है कि तमाम जनरल्स अपनी जगह बड़े एफिशिएंट हैं, उनका एक बड़ा करियर होता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज हमीद को अपनी असाइनमेंट से कभी गाफिल नहीं देखा गया। तो अब जो 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं, जिस तरह के एक जनरल आसिम मुनीर जो गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं और उनकी रिटायरमेंट की डेट है 27 नवंबर 2022, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन टेक्निकली वो एलिजिबल हैं अगले आर्मी चीफ बनने के लिए, क्योंकि वो एक कोर भी कमांड कर चुके हैं। और आमतौर पर जो समरी मूव होती है आर्मी चीफ की तकर्री के लिए
वो किसी आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 2 हफ्ते पहले मूव हो जाती है। फिर आपके दूसरे नंबर पर हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं और इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। तीसरे नंबर पर हैं आपके जनरल अजहर अब्बास, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और इससे पहले रावलपिंडी के कोर कमांडर रह चुके हैं। फिर चौथे नंबर पर हैं आपके जनरल नोमान महमूद, जो पेशावर के कोर कमांडर रह चुके हैं। और फिर जनरल फैज हमीद हैं 5वें नंबर पर, जो इस वक्त पेशावर के कोर कमांडर हैं और इससे पहले DGISI रह चुके हैं। अब ये एक तल्ख हकीकत है हाशमी साहब, दो और भी हैं राय साहब, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर और लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलोच। जी, ये 5 जो टॉप जनरल्स हैं, मैंने उनके मुतालिक आपको बताया। लेकिन इसके अंदर हाशमी साहब एक बात आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये भी एक तल्ख हकीकत है कि इलेक्शन से रिलेटेड मैटर हो, दूसरी जानिब आर्मी चीफ की तकर्री की डेट आ रही हो या एक्सटेंशन की गूंज हो, तो ये मामलात आपस में बहुत गहरे तरीके से इंटरलिंक्ड होते हैं। और ये इतने गहरे तरीके से इंटरलिंक्ड हैं कि आप देखें कि शेख रशीद कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। नून लीग पहले कहती थी कि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से पहले अगला इलेक्शन करवा दिया जाए, लेकिन अब चूंकि इनको ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त हो गई है, तो अब ये खौफ का शिकार हैं कि ये इलेक्शन अगर फौरन हो गया तो फिर तो मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप हो जाएगा इनके खिलाफ। तो ये जो 6 से 8 हफ्ते में अब इमरान खान साहब ने बात की है इलेक्शन की, ये इस वजह से की हाशमी साहब कि GHQ से वाइब्स ये आ रही हैं कि GHQ ने शहबाज शरीफ के मामले पर हाथ खड़े कर दिए हैं। यानी एक ऐसी सूरत हाल में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को खुद कॉल्स करनी पड़ रही हो माली इमदाद लेने के लिए, अमरीकी नायब वजीर खारजा को चीनी सफीर के साथ मुलाकातें करना पड़ रही हो, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए फौजी क़यादत को हाथ पैर मारने पड़ रहे हो, आपका डॉलर 250 रुपए पर चला गया हो, आपका जो पेट्रोल है वो स्काई हाई उसमें इजाफा उसकी कीमत में हो चुका हो, और महंगाई का कहर नाजिल होने के बावजूद जो इन्होंने बिजली महंगी की और अवाम को मुकम्मल तौर पर जो इन्होंने कुचल कर रख दिया, उसके बावजूद जो आलमी जरीदे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी तेजी से श्रीलंका के हालात की जानिब जा रहा है और तमाम रेटिंग एजेंसीज ने आपकी मईशत का आउटलुक माइनस कर दिया है। तो इस पूरी सूरत हाल में अब लगता यह है कि GHQ शहबाज शरीफ एंड कंपनी की नालायकी और नाअहली का बोझ उठाने के लिए मजीद तैयार नहीं है। इस वजह से इमरान खान साहब चूंकि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो उनको भी कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट पैगामात पहुंचाए जाते होंगे कुछ उनके साथियों के जरिए। तो इसका मतलब यह है कि खान साहब को भी ये इत्ला मिली है कि ये जो हुकूमत है ये 6 से 8 हफ्तों से ज्यादा खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है कि जिस तरह से मुल्क का दिवालिया निकाला गया है, या तो फिर ये रियासत रहेगी या फिर ये शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम रहेगी। एक आपको चॉइस है कि रियासत बचानी है या शहबाज शरीफ की हुकूमत बचानी है। साहब ये सीनियरिटी लिस्ट और क्या हो सकता है, सारा कुछ आपने बता दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंडेट। खान साहब ये कहते हैं कि मैंडेट मजबूत होगा, मईशत के फैसले करें, मैंडेट अवामी मिलेगा तो आपने फॉरेन फ्रंट के ऊपर भी फैसले करने हैं, और अब आर्मी चीफ की तकर्री भी वही शख्स करे, वही वज़ीर आज़म करे जिसके पास अवामी मैंडेट हो, नहीं तो चीज़ें राय साहब फिर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएंगी। अब अवामी मैंडेट कैसे, उसका हल तो इंतखाब की तरफ चला गया, और अब ये जो मैंडेट की खान साहब बात कर रहे हैं और साथ जब मैंडेट मिलेगा इंतखाबात ज़रूरी हैं, निगरान हुकूमत, राजा रियाज की निगरान हुकूमत कौन मानेगा राय साहब? देखें आशफी साहब, मैंडेट की बात खान साहब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर यही असेंबली चलती है तो जाहिर है कि शहबाज शरीफ के पास तो मैंडेट नहीं है। 84 नशिस्तों वाला एक शख्स किस तरह से प्राइम मिनिस्टर हो सकता है 342 नशिस्तों के ऐवान में, जबकि एक पार्टी ऐसी हो जिसके पास अपने 154 के करीब अरकान हो, और अगर काफ लीग को मिला लिया जाए तो आप देख लें कि उनके अरकान की तादाद कितनी है। तो अब एक ऐसा हुक्मरान जिसके पास 2 कुल मिलाकर नशिस्तों का मैंडेट भी नहीं है, तो वो तो मुल्क को आगे ले जाने का फैसला नहीं कर सकता, खास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जब नून लीग को अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले बदतरीन शिकस्त हो गई पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में। अच्छा, अब अगर खान साहब इसी असेंबली से वापस भी आ जाएं तो खान साहब के पास भी वो मैंडेट नहीं होगा कि खान साहब ये जो गंद डाला गया है 3 महीने में तबाहकुन किस्म का,
इस गंद को खान साहब इस असेंबली से साफ कर सकें। इस असेंबली से अगर खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये एक सुसाइडल मिशन होगा तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि खान साहब के पास कितनी बर्तरी होगी, वही मामूली सी अददी बर्तरी, वही शहबाज शरीफ फजलुर रहमान की ब्लैकमेलिंग अगले 1 साल में भी जारी रहेगी, वही धरने मुजाहरे जारी रहेंगे, वही इमरान खान साहब की टांगें खींची जाएंगी। और जिस किस्म की महंगाई इन्होंने कर दी, जिस तरह से 3 महीने के अंदर मईशत का दिवालिया निकाल दिया, खान साहब की इंतखाबी इस्लाहात, माशी इस्लाहात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, तो खान साहब किसी भी सूरत इस असेंबली से अगर वापस प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ भी जाएं तो 1 साल में हाशमी साहब, खान साहब किसी भी सूरत इस मुल्क को दोबारा से अपने पांव पर खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको दोबारा से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। अब मैंडेट का क्या मतलब है कि एक फ्रेश इलेक्शन हो, फ्रेश इलेक्शन के बाद जिसके पास मैंडेट होगा वो फिर फैसले करेगा मुल्क को, मईशत को आगे ले जाने के लिए। और मौजूदा सूरत हाल में ये नजर आ रहा है कि फ्रेश इलेक्शन में इमरान खान साहब को 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत मिल जाएगी। एक तो पंजाब का जो लिटमस टेस्ट है, इससे साबित हो गया कि केयर टेकर सेटअप नहीं था। पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत थी, वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। जब जनरल इलेक्शन होता है, जब आम इंतखाबात होते हैं, तो उस वक्त केयर टेकर सेटअप होता है, उस केयर टेकर सेटअप ने इलेक्शन करवाना होता है। तो हमजा शहबाज ने पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके देख ली, शहबाज शरीफ ने पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन उसके बावजूद 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा ज़िमनी इंतखाब में, जब इलेक्शन कमीशन भी नून लीग के साथ मिला हुआ था, रियासती इदारे भी नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे, मिस्टर एक्स और वाई खान साहब के बकौल वो भी नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बावजूद पीटीआई ने 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा अक्सरियत हासिल कर ली। इसका मतलब यह है कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर इलेक्शन होता है, तो खान साहब के पास एक बड़ा हैवी और बड़ा क्लियर मैंडेट आएगा। और जब आपके पास एक क्लियर मैंडेट आएगा, केपी में भी आपकी हुकूमत, पंजाब में आपकी हुकूमत, बलूचिस्तान में आपकी मखलूत हुकूमत, 2 आपके जो हसास इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पहले ही पीटीआई की हुकूमत, कराची से भी जाहिर है कि पीटीआई ने पहले भी सीटें निकाली थी, शहरी इलाकों में भी इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा मैंडेट। तो इस पूरी सूरत हाल में मुल्क में इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम भी और माशी इस्तेकाम भी, क्योंकि जब वफाक और वफाक की तमाम इकाइयाँ एक पेज पर हो जाएंगी, खान साहब को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़ेंगे। खान साहब जिस किस्म के पहले उन्होंने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, प्रोग्राम शुरू किए थे, उनको रिवाइव कर देंगे। और फिर हाशमी साहब, इसमें बहुत अहम फैक्टर यह है कि इमरान खान साहब को जब मुश्किल फैसले करने पड़े थे, यानी जब उनको पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ती थी, अगरचे वो सिर्फ 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये तक बढ़ाते थे, लेकिन खान साहब जब उसकी रीज़न बताते थे कि इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई है, और उसके बाद जब वो ये कहते थे कि ये मुश्किल हालात हैं, इसमें आवाम को थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो लोग उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते थे, लोग उस पर गमो गुस्से का इजहार नहीं करते थे। उसकी वजह यह थी कि लोगों को पता था कि अगर हमसे टैक्स कलेक्शन हो रही है, अगर ये पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ी हैं, तो ये जो पैसा है ये इमरान खान साहब की जेब में नहीं जाएगा। इससे इमरान खान साहब ने लंदन में अपने महल्लात नहीं बनाने, इससे इमरान खान साहब ने कुछ जाती उमरा में अपने महल्लात नहीं बनाने। सबको पता था कि ये पैसा इकॉनमी के अंदर ऐड इन होगा, इकॉनमी के अंदर पूल इन होगा। इस वजह से इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जिनकी आवाम में इतनी ज्यादा मकबूलियत है कि अगर किसी मुल्क को, यानी हमारी रियासत को मुश्किल तरीन फैसले करने पड़े, तो सिर्फ इमरान खान एक ऐसे लीडर हैं जो मुश्किल तरीन फैसले भी कर सकते हैं, और आवाम उनके ऊपर उस तरह से गमो गुस्से का इजहार नहीं करती, क्योंकि इमरान खान साहब का जो प्रोफाइल है वो एक करप्ट प्रोफाइल नहीं है। लोगों को पता होता है कि ये जो पैसा है ये जाया नहीं होगा। यहां पे तो लोगों को पता है कि पेट्रोल की मद में पैसे हमारी जेबों से निकलवाए जा रहे हैं, बिजली की कीमत बढ़ाकर हमारी जेबों से पैसे निकलवाए जा रहे हैं, और ये जो तमाम पैसे आवाम से निचोड़े जा रहे हैं, ये असल में आसिफ अली जरदारी के असासों में इजाफा करेंगे, शरीफ फैमिली के असासों में इजाफा करेंगे, तो ये कोई इकॉनमी के अंदर ऐड नहीं होंगे। इस वजह से जब ये इस किस्म के नाम नेहाद मुश्किल फैसले करते हैं शहबाज शरीफ, तो लोगों में अब इश्तियाल नहीं, नफरत की हद तक जो है आप कह लें
कि लोगों का जो सेंटिमेंट है वो इस किस्म का हो जाता है कि शरीफ खानदान के मुतल्लिक और जरदारी खानदान के मुतल्लिक लोगों में नफरत पैदा हो जाती है। तो अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, एक तो खान साहब का क्लियर मैंडेट नजर आ रहा है, दूसरा खान साहब वो लीडर हैं, यानी ये मिलिट्री लीडरशिप को भी पता है, फौजी क़यादत को, कि खान साहब पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद पॉपुलर लीडर हैं जो पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में इक्वली पॉपुलर हैं, और अगर सख्त तरीन फैसले भी करने हैं तो वो एक लीडर है जो आपका कर सकता है, जिस पर आवाम गम गुस्से का इजहार नहीं करते, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। तो इस वजह से आप हर पैमाने पर देख लें, सियासी पैमाने पर देख लें, माशी पैमाने पर देख लें, अखलाकी पैमाने पर देख लें, सफारती पैमाने पर देख लें, हर तरह से देख लें, तो चॉइस बड़ी क्लियर है कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ये 6 से 8 हफ्ते में इलेक्शन हो, खान साहब क्लियर मैंडेट के साथ आए, और आप देखें कि फिर ये जो इन्होंने ये गन डाला है, खान साहब उस क्लियर मैंडेट के साथ ना सिर्फ ये गन साफ करेंगे बल्कि दोबारा से मईशत को ट्रैक पर भी डालेंगे, और दोबारा एक जो करप्शन का इस वक्त तासुर बना है हुकूमत की सतह पर, ये करप्शन का तासुर आपका मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। राजा साहब, मंगल और बुध को एक इजलास बुलाया गया है, और ये इजलास पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने नहीं बुलाया, बल्कि पाकिस्तान के में अंदर एक ऐसे शख्स ने बुलाया जिसका पाकिस्तान से सिर्फ ये ताल्लुक़ है कि वो एक मुजरिम है और बरतानिया में बैठा हुआ है। अब इस फैसले में ये कहा गया कि माशी टीम भी हिस्सत जो है वो शामिल होगी, एनर्जी की टीम भी शामिल होगी, और जो फैसले, जो सवालनामा, जो चार्जशीट शहबाज शरीफ साहब को दी गई थी वो ये थी कि आपने बताना है कि हमारी जमात कहाँ पे खड़ी, जो वादे और जो सुहाने ख्वाब आपने दिखाए थे उनका क्या बना, इसका एक जायज़ा लिया जाएगा इस इजलास के अंदर। राजा साहब, इमरान खान ने सबको दीवार के साथ लगा दिया, एक्सपोज किया और दीवार के साथ लगा दिया। अब नून लीग की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है, इनको रास्ता नहीं मिल रहा कि बाहर कैसे आना है। हैविंग सेड दैट, नवाज शरीफ क्या फैसला कर सकते हैं, शहबाज शरीफ क्या फैसला कर सकते हैं, पीडीएम की जमातों के साथ इत्तेहाद बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आसिफ अली जरदारी साहब, आपने अगर पिछले 2-4 रोज़ से देखा हो, वो लापता हैं। जिस दिन से इनका वज़ीर आला का मामला जो है, जिसे बेटा बनाया हुआ था, वो बेटा जो है कुर्सी से उतार कर बाहर 2 दफ़ा फेंका गया, उतारा गया, अब वो लापता हो गए हैं, और वो ऐसी सियासी क्वारंटीन में चले गए हैं, ये वैसे, अब ये इस बात का जवाब वो खुद दे सकते हैं, लेकिन वो लापता हैं। क्या फैसला हो सकता है इन 2 दिनों के अंदर? क़यादत की तब्दीली हो सकती है पाकिस्तान में, मरीम नवाज को, शाहिद खान अब्बासी को अहम किरदार अदा करने के लिए कहा जा सकता है, क्या हो सकता है राय साहब? देखें आशमी साहब, ये जो मंगल और बुध को हुक्मरान इत्तेहाद और पीडीएम का इत्तेहादी जमातों का इजलास हो रहा है, प्राइमरली इसका मकसद ये है कि जीएचक्यू के खिलाफ यहाँ पे तकरीरें होंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और फौजी क़यादत को धमकाया जाएगा, चीफ जस्टिस को प्रेशराइज किया जाएगा, और ये इजलास इसलिए बुलाया गया है कि अब नून लीग की जो क़यादत है, खास तौर पर मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ का ग्रुप, वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ जाएं, इमरान खान साहब के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर मजीद दबाव डालें, और ये कहें कि फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दें, और इसी तरह इमरान खान साहब को भी नाअहल करार दे दिया जाए। क्योंकि इन्होंने आजमा लिया है आशमी साहब, ये कितनी अजीबो गरीब बात है पाकिस्तान की सियासत में कि 14 जमातें मिल गई हैं, मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ नजरियात की ये जमातें थीं, ये सारी मिली, इन्होंने इत्तेहाद किए, सीट एडजस्टमेंट की, एक दूसरे के साथ जिल से जुलूस किए, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने पंजाब की 20 में से 16 नशिस्तें जीत लीं। 16 में इसलिए कहता हूं कि लीगली स्पीकिंग जो पीपी 11 की नशिस्त थी वो पीटीआई की थी, जो उनको धांधली के जरिए हरवाई गई। उसके बावजूद 16 नशिस्तें जीत लीं, यानी आपकी कामयाबी का जो रेशो था वो 80% था। आप अंदाजा करें तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि 342 के ऐवान में इमरान खान साहब कितनी नशिस्तें हासिल कर लेंगे अगर एक नया इलेक्शन हुआ। अब ये जो मंगल और बुध को हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास इन्होंने बुलाया है, असल में आप देखेंगे कि यहां पर अब ये नाम नेहाद एक मज़ामती बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले इन्होंने एक मज़ामती बयानिया बनाने की कोशिश की
फौज पर दबाव डाला। फिर शहबाज शरीफ ने चेरी ब्लॉसम पॉलिसी के तहत बूट पॉलिश किए, एक डील के तहत ये इक्तदार में आ गए, एक साजिश के तहत इक्तदार में आ गए। अब इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई कि जनरल बाजवा और फौजी क़यादत मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आते और खुलकर हमजा शहबाज को वजारत आला से माजूल होने से बचाते, चीफ जस्टिस के ऊपर जाकर दबाव डालते या उनके चैम्बर में जाकर बैठ जाते और उनको फैसला डिक्टेट करवाते। तो अब इन्होंने फैसला किया है कि एक तरफ तो हमने फौजी क़यादत को धमकाना है और इस तरह से धमकाना है कि हमने ये कहना है कि आपके हमारे पास कुछ राज हैं, अगर आप खुलकर हमारे साथ ना खड़े हुए तो हम ये राज खोल देंगे। हम ये बता देंगे कि जब ये तहरीक अदम एतमाद आई थी तो हमें किसने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद लाजमी लेके आए, हमें किसने ये डराया था कि जनरल फैज़ हमीद अगले आर्मी चीफ बन जाएंगे। और फिर हाशमी साहब अब तो देखें, फजलुर रहमान ने भी पोल खोल दिया। मियां नवाज शरीफ तो कहते हैं, एक बहाना बनाते हैं कि मैं तो पहले दिन से हुकूमत में आने के हक में नहीं था, लेकिन फजलुर रहमान ने तो अब ऑन कैमरा कह दिया कि मियां नवाज शरीफ इस फैसले पर ऑन बोर्ड थे, यानी ये तमाम जमातें इस साजिश में मुलव्विस थी। उस वक्त इनको बड़ा शौक था कि ये जल्दी जल्दी हुकूमत में आ जाएं और उसकी एक वजह भी ये भी थी कि इनको पता था कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ 2-3 दिन के अंदर जेल जाने वाले थे, तो इस वजह से ये इक़्तिदार में आ गए। अब चूंकि इनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, बड़े वाज़ेह अंदाज में नजर आ रही है, GHQ से भी वाइज ये आ रही हैं कि वो भी चाहता है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, तो अब ये इजलास बुला के असल में रियासती इदारों पर और रियासती इदारों की क़यादत पर ये दबाव डालने का एक हरबा आजमाएंगे। राज साहब, एक वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो के अंदर किसी ने बताया था शहबाज शरीफ को कि सर कैमरा ऑन है, और उसके बाद एक्टिंग शुरू हो गई। आपने मुतादिद दफ़ा कहा और मैंने आज से 2 साल पहले कहा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, आपने इन्हें अवार्ड दिलवाए कि कोई ऑस्कर हो तो इनको अवार्ड मिलेगा। अब मरीम नवाज ने एक और काम किया है। मरीम नवाज का ताल्लुक भी इसी ख़ानदान के साथ है, यानी एक्टर्स ख़ानदान के साथ। वो ये कहती हैं और उन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से कि बिजली के बिल पर टैक्स वापस लिया जाए। यानी वो अपने ही हुकूमत और अपने ही लोगों को और अपने ही वज़ीर को ये कह रही हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और उन्होंने ये पैगाम, ये मुतालबा ट्विटर अकाउंट पर किया कि मेरी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से अभी बात हुई, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो कल ताजरों के साथ बैठेंगे और उनके मसाइल का हल निकालेंगे और इसका भी कोई हल निकालें, यानी बिजली के बिलों में जो टैक्स है उसे वापस लिया जाए। राय साहब, यही अंदाज है सियासत का? व्हाट्सएप सियासत, मीडिया मैनेजमेंट सियासत, ट्विटर सियासत, सोशल मीडिया सेल्स बनाकर सियासत की जाए। आप अवाम में और कीचड़ में क्यों नहीं उतरते? उस कीचड़ में जो बलूचिस्तान में पानी की शक्ल में मौजूद है, लोग मर रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं उतरते? जहाज़ से ही आप सब कुछ कर लेते हैं और ट्विटर के ऊपर ही मुतालबे और इसका हल तलाश करते हैं। आप उन बच्चों के पास इज़हार यकजहती करने के लिए क्यों नहीं जाते? जो हालात बलूचिस्तान के अंदर हुए, पंजाब के बहुत सारे इलाकों में, KP में, वफाक में आपकी हुकूमत है, वफाक लापता है, सियासतदान गायब हैं, उठा लिए गए। कहाँ गए राय साहब ये सियासतदान, खुसूसन मरीम नवाज? देखें हाशमी साहब, एक तो हमारा मीडिया का कुछ हिस्सा बड़ा मुतासिब है, क्योंकि खान साहब के दौर में अगर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज की मद में 1 रुपया बिजली महंगी होती थी फी यूनिट सिर्फ 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, तो इस तरह की हेडलाइंस बनाई जाती थी कि आवाम पर बिजली गिरा दी, आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। लेकिन हाशमी साहब, अब तो जिस किस्म के बिजली के बिल आए हैं, लोगों की चीखें निकल गई हैं, यानी लोग खौफजदा हो जाते हैं बिजली का बिल पढ़ते हुए, बिजली के बिल की रीडिंग करते हुए। इतना ज्यादा बिजली का बिल आया है कि लोगों की मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि जो कुव्वत खरीद है और जो उनकी आमदन थी, तो मुकम्मल तौर पर उनको कुचल दिया गया है। इस वक्त बिजली के बिल्स का ये हाल है। ये जो शहबाज शरीफ ने आकर इस वक्त महंगाई का एक कहर नाजिल किया है, यानी अपने तो इनके शाही मालात उसी तरह इंटैक्ट हैं, अपनी जेब से तो उन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया इस इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए, उल्टा लूट खसूट की और सारा बोझ अवाम पर डाल दिया। अब मरियम नवाज असल में हाशमी साहब मिफ्ता इस्माइल बेचारे की तजलील करती हैं, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल जो हैं
वो वजीर खजाना है, या तो आप उनको वजीर खजाना से हटा दें, इस ओहदे से हटा दें। और अगर आपने उनसे कोई बात करनी भी है तो आप उनको फोन करें, फोन करके उनको मशवरा दे दें, उनसे मुलाकात कर लें। लेकिन ट्विटर पर बार बार टैग करती हैं और यह बताती हैं कि मैंने मिफ्ता इस्माइल को कहा है कि आप ये काम कर दें, ताजरों से मिल लें। यानी वो बताने की ये कोशिश करती हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को कि देखें मैं अदालत से नाअहल हूं, देखें मैं अदालत से सजा याफ्ता हूं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत मैं चला रही हूं। इस आइन और कानून के निज़ाम, ये जो पाकिस्तान के अंदर एक नाम नहाद आइन और कानून का निज़ाम है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुकूमत मैं चला रही हूं, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में, इस प्रैक्टिस में, वो असल में बेचारे जो मिफ्ता इस्माइल हैं उनकी तजलील कर रही होती हैं कि एक नाअहल शख्सियत, एक सजा याफ्ता शख्सियत ट्विटर पर उनको डिक्टेट कर रही हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं रेलिवेंट रहने के लिए कि मैं इस वक्त असल में हुक्मरान हूं। लेकिन हाशमी साहब, इससे तहरीक इंसाफ को फायदा होता है, नून लीग के मुखालफिन को फायदा होता है, क्योंकि मरियम नवाज जब इस किस्म के ट्वीट्स करती हैं तो लोगों में शरीफ फैमिली के लिए और ज्यादा गम और गुस्सा पैदा होता है। दूसरा हाशमी साहब, मरियम नवाज ने अपना जो खास करैक्टर रखा हुआ है, एक पुतला समझते हैं ना जी, तो वो हर दूसरे दिन उसको लॉन्च कर देती हैं। आज भी देख लें कि जावेद लतीफ जो उनके खास कारिंदे हैं, जिनको दबाव डालकर उन्होंने वजीर भी बनवाया, तो जावेद लतीफ को लॉन्च करवा दिया और फिर वही एक रटा रटाया तोते की तरह सबक कि मियां नवाज शरीफ को अगर वापस आने की इजाजत ना दी गई, मियां नवाज शरीफ के केसेस अगर खत्म ना किए गए, हमारी जमात का सियासी घेराव, तासुर ये दिया कि GHQ हमारी जमात का सियासी घेराव कर रहा है, ये खत्म ना किया गया तो फिर हम GHQ की जानिब धरना देंगे, हम पिंडी में जाकर धरना देंगे, क्योंकि अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अक्टूबर में इलेक्शन की जानिब जाएं और पहले हमें यह कहा गया था कि आप अगले साल तक हुकूमत करेंगे। तो ये मरियम नवाज असल में, ये जो जावेद लतीफ को भी उन्होंने लॉन्च किया है, ये हरकारा अपना उन्होंने रखा ही इसलिए हुआ है कि कभी इसको शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं, कभी GHQ को धमकाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और ये पाकिस्तान के आईनी निज़ाम, पाकिस्तान के रियासती इदारों, पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का वो असल में मुंह चिढ़ा रही होती हैं कि मुझे आप रोक सकते हैं तो रोक लें, मैं नाअहल और सजा याफ्ता होने के बावजूद इस किस्म के बयानात भी देती रहूंगी और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत शुक्रिया राय साहब। 1999 की सूरत हाल का उन्होंने जायजा भी लेते हुए कहा कि वैसे ही हालात पैदा कर दिए गए, यानी उनका इशारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने